तो बच्चों तैयार हैं आप? क्लास 10th के सभी चैप्टर्स को आज हम करने वाले हैं रिवाइज। और इस रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। पूरी एनसीईआरटी इस पीपीटी के अंदर है। तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि एग्जाम से पहले एक बार सारी एनसीईआरटी आप गो थ्रू कर लें। तो जनरली ये वीडियो, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जिन्हों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, ओके, और वो रिवीजन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो। तो पूरे कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर्स के और सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज अभी हम रिवाइज करने वाले इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आइए देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो बच्चों अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जिनका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो ना हो। पी और क्यू आपको किसको बिलोंग करते हैं? पी एंड क्यू आपका बिलोंग करते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, आई फॉर द इंटीजर्स। एंड पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? आपके को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है 1। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि √2, √3, √5, जितने भी सर्ट्स, बेसिकली जो भी रूट के अंदर क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट इनके अंदर होते हैं, उन्हें स्पेशली सर्ट्स नाम से बोला जाता है। ओके, जो जैसे भी जितने भी नंबर हैं ये सब इरेशनल होते हैं। और जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग मैंने लिखा 2.3174168 9। अब चलते जा रहे हैं नंबर इन्फिनिटली, इनका टर्मिनेट ही नहीं हो रहे और रियकरिंग भी नहीं हो रहे। रियकरिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 2.317317317 तो ये रियकरिंग है। यहाँ देखिए 317 अ ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रियकरिंग है। तो ये वाले तो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ये वाले तो आपके रेशनल्स होते हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग रेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ है। अब बात आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इसको देखते हैं। हम्म, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके लिए आपको बच्चा क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए। तो बचपन में हम करते थे, जैसे कि ये 1771 का प्राइम फैक्टर क्या है? 7 × 11 × 20 23। ऐसे ही क्या है 10,626 का 2 × 3 × 7 × 11 × 23। ओके, तो ये आपका ट्री मेथड होता है। ये आपका क्या होता है? ट्री मेथड। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम बच्चा ये कहती है कि अगर अगर every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैसा भी कंपोजिट नंबर हो, उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स उनके लिख सकते हैं। जैसे कि 12 है यहाँ पे, तो 2 × 2 × 3 आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम बचपन में करते थे छोटी क्लासेस में। ओके, तो जितने भी नंबर हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप उसको लिख सकते हैं, और वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। वो क्या होंगे? यूनिक। मतलब 12 का फैक्टर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्या होगे सर 12 को, तो मैं इस तरीके से भी फैक्टर लिख सकता हूँ 4 × 3। तो बच्चा लेकिन यहाँ पे ये 4 प्राइम नहीं है। ओके, तो ये यूनिक होता है ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का, है ना। तो ये थे फंडामेंटल थ्योरम आपकी अर्थमेटिक की। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इसमें एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो आपने पढ़ा होगा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स, ऑफ एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का तरीका सिंपल सा है, कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स होते हैं। और बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया 6 का आप वो निकालिए एचसीएफ, 6 और 20 का। तो आपने 6 के फैक्टर किए 2 × 3, मतलब इनकी पावर 1 है। और 20 के फैक्टर क्या किए? 2⁻² इंटू 5। तो अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 कॉमन फैक्टर है ना। अब 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? वो आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आपका वो होगा 2 की सबसे छोटी वाली पावर। यही लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ
स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा वाला, है ना, छोटी वाली पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की। और एलसीएम क्या होता है बच्चा, एलसीएम होता है कि आपकी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो भी आपने फैक्टर किए, जैसे 6 और 20 के आपने फैक्टर किए 2 और 3, 20 के 2 इंटू 5 तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हर एक फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी। अब इसमें एलसीएम में कॉमन नहीं देखना, ग्रेटेस्ट पावर 2 फिर 3 5 इसमें कॉमन नहीं, इसमें हर एक का ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम क्या आ गया 4 3 12 एंड 12 5 16। अब एक रिलेशन होता है, कोई भी दो, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, इटसेल्फ, खुद के प्रोडक्ट के। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखो एलसीएम इन दो नंबर का, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा ए है, ये अपना बी है, तो इसका एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या आया, 6 आया, 2 आया। इस वाले फॉर्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं, है ना, 2 आया। और एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या आया, एलसीएम आया 60, तो ये कितना हो गया 120। और जरा ए इंटू बी का प्रोडक्ट करो, ए क्या है अपना 6, है ना, और बी क्या है 20, तो 6 इंटू 20 क्या होता है 120। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा और एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछेगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, है ना, मतलब ऑलमोस्ट अपना आधा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक क्वेश्चन जैसे 4 है, इसकी एंड डिजिट 0 कब होगी, तो एंड डिजिट देखिए कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को आपने फैक्टर किया और उसमें आपको ये पेयर मिल गया, इसका पेयर 5 इंटू 2 का, 5 इंटू 2, बिकॉज 5 इंटू 2 से ही हम क्या बना सकते हैं 10 बना सकते हैं, बिकॉज 5 2 10 होता है, तब जाके यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। अब कोई से भी नंबर को आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट जो हमेशा 0 ही आएगी, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, कितने ही बड़े फैक्टर हो। अगर उसमें बच्चा 5 और 2 आ गया, 5 इंटू 2 आ गया फैक्टर में, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 10 रहने वाली है। तो अब यहाँ पे 4 है, n से हमें क्या लेना देना, कोई बात नहीं। अगर मैंने 4 का फैक्टर किया, ये 2 इंटू 2 आया, करेक्ट है ना, 2 इंटू 2 आया n। अब इसमें 5 है क्या, 5 है ही नहीं, कितनी मर्जी लंबा फैक्टर कर लो, कितनी n लगा लो, n कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कितनी पावर हो, लेकिन है ही नहीं 5, तो 10 बन ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया इसने, डज नॉट कंटेन प्राइम 5, यहाँ पे लिख दिया 4 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड नॉट कंटेन द प्राइम 5, दैट्स वाई नॉट पॉसिबल कि वो उसकी जो है एंड डिजिट क्या हो जाए 0 हो जाए। So there is no natural number of n for which 4n and digits with 0। सिंपल सा इसका आंसर है। देखो मैं बता रहा था आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 4 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इस तरीके से मेथड लगाएंगे, 96 का निकालेंगे और इस तरीके से मेथड लगाएंगे 404। अगर वेरीफाई करने को भी बोलता है तो आप इस वाले फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये सिंपल एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को करके देख सकते हैं। और 6 रेज़ टू द पावर n, 3 इंटू 2 इसके फैक्टर होंगे, 5 आ ही नहीं रहा तो 0 नहीं होगा। ये एचसीएफ और एलसीएम वाले 2 नंबर्स हैं, फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम और वेरीफाई भी कर रखा है। तो वेरीफाई आप एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी, इस वाले फॉर्मूले से वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद ये कंपोजिट नंबर वगैरह, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो का जो मेन मोटो है, जल्दी से आपकी ये सारी थ्योरी और मेन मेन कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर दें। अब आता है रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर क्या कहता है बेटा, ये कहता है अगर p एक प्राइम नंबर है, ओके, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करेगा, लेकिन आपका a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अगर एक 7 जो है 56 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 56 को भी डिवाइड करेगा। तो ये आपकी थ्योरम 1.2 है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है यहाँ पे, कोई इसका प्रूफ देखो स्टार मार्क करके लिखा भी हुआ है, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इफ इफ x इज अ प्राइम नंबर, इफ x इज प्राइम,
x divides y square, then x divide dash x divide y also. Okay, x divide y also where y is the positive integer. तो ये था। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इरेशनल नंबर का। क्या होता है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो सिंपल, हम रूट टू को क्या ले लेते थे, उसको रेशनल नंबर मान के चल लेते थे, और रूट टू एक रेशनल नंबर होता है तो उसे हम a बाई बी की फॉर्म में कर देते थे, और ये भी लेते थे कि a एंड b आर को प्राइम। कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करते थे। को प्राइम मतलब कि इनका दोनों का HCF जो है, मतलब कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, फिर उसके बाद हम इसको बी को उधर भेज देते थे। ओके, रूट टू बी इक्वल टू, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हमारी थ्योरम काम में आती थी। क्यों, क्या, कैसे? क्योंकि भाई अगर जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये आ गया यहाँ से, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, थ्योरम 1.2 लगाएंगे। अगर टू एक प्राइम नंबर है, टू डिवाइड्स, तो टू ए स्क्वायर का फैक्टर है। ओके, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसने यहाँ लिखा हुआ है टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। ओके, देन टू डिवाइड्स ए ऑल्सो, टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो यहाँ से टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। तो ए को, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट, भाई ए के तो बहुत सारे और भी तो प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू टू इंटू सी। टू तो प्राइम है और सी कोई भी एक इंटीजर नंबर है, कोई भी एक इंटीजर नंबर हम इसको मान के चलेंगे। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाता है, फोर सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू सी स्क्वायर। अब देखिए टू फिर से आ गया। ऑब्वियसली अगर टू इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो टू किसको भी डिवाइड कर रहा होगा, टू मतलब कि बी स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब कि टू डिवाइड्स किसको कर रहा होगा, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो टू डिवाइड बाय थ्योरम, टू डिवाइड बी ऑल्सो। अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू किसको भी डिवाइड कर रहा होगा, बी ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि भाई जो टू है वो फैक्टर ए का भी है, और टू जो फैक्टर है वो किसका है, बी का भी है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, बिकॉज बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, द फैक्ट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, बिकॉज ए एंड बी को हमने क्या माना था, प्राइम, को प्राइम माना था। तो इसलिए अवर, इसलिए इसलिए ये तो भाई उसका फैक्टर एक और आ गया टू ए और बी का, तो इसलिए अपना कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सिमिलरली ऐसे ही रूट थ्री को आप कर देंगे प्रूव, है ना, रूट थ्री को भी ऐसे ही प्रूव कर देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, फाइव माइनस रूट थ्री को आप किस तरीके से आप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का है तो तीनों के अलग अलग प्रोसेस है। अगर 2 मार्क्स का आता है, रूट थ्री को आप एज्यूम करके चलेंगे कि रेशनल नंबर है, और फिर उसको ए बाई बी के नंबर इक्वल मान लेंगे, ए और बी को, ए और बी आर द को प्राइम नंबर्स, फिर ए और बी को इधर आप शिफ्ट कर देंगे। ओके, इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये तो इरेशनल है और ये पार्ट क्या है आपका, रेशनल है, फाइव माइनस ए बी। तो फाइव माइनस ए बी जो एक रेशनल पार्ट है, रेशनल बिकॉज उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रूट थ्री रेशनल है तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आपको रूट थ्री भी प्रूव करना पड़ेगा इरेशनल है। ओके, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज है, ये आपने आई होप कर ली होगी। रिवीजन की पर्पज से फास्ट फास्ट चलते हैं। कभी भी ध्यान रखना, जो फॉर्मूला है एचसीएफ का, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये ओनली किस, टू नंबर्स के लिए, ओनली टू नंबर्स, तीन नंबरों के लिए नहीं है, तीन नंबरों के लिए ये रहा। दिस इज फॉर थ्री नंबर्स, दिस इज फॉर थ्री नंबर्स। ओके, तो एलसीएम अगर आपको तीन नंबरों का निकालना है तो P इंटू क्यू इंटू आर करेंगे, एचसीएफ ऑफ तीनों का निकालेंगे, P इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय एचसीएफ पी क्यू, एचसीएफ क्यू आर, एचसीएफ क्या। सिमिलरली एचसीएफ निकालना है तो पी क्यू आर, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एलसीएम पी क्यू डिवाइड बाय एलसीएम क्यू आर डिवाइड बाय एलसीएम पी आर। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, सॉरी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। पहला फंडामेंटल थ्योरम, दूसरा
पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ओके, तो पी डिवाइड्स ए आल्सो, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, इन 3 कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर हो गया फिनिश, है ना। चलिए अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज द पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स पता होना चाहिए क्या है पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको सब कुछ याद आ रहा होगा धीरे धीरे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल्स होता है जिसकी कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये पावर है ना, कौन सी, जैसे एक्स की पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ है ही नहीं, तो एक्स पावर 0 हम लेके चलेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पढ़ा हुआ है आपको, आता है सबको, बस ओके। जो पावर्स हैं, जो आपकी क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स, वो किसको बिलोंग करने चाहिए? ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू मतलब होल नंबर होने चाहिए, तभी आपका वो क्या कहलाएगा? तभी आपका वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, तभी आपका वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? लीनियर होता है जिसकी डिग्री डिग्री क्या होती है? 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। अब देखो क्या होती है डिग्री? डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल एक्स। मान लीजिए मेरा एक पॉलिनोमियल है, ओके, मैंने लिखा ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 2 लाइक दिस प्लस सी डी एक्स प्लस ई। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक्स की पावर सबसे मैक्सिमम कौन सी है? एक्सपोनेंट 4 है, तो ये 4 हमारी क्या हो गई? डिग्री। ओके, ये 4 हमारी क्या हो गई? डिग्री। ठीक है, ये डिग्री हो गई। अब देखिए 3 टाइप, लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, और आपका क्यूबिक में डिग्री 3। अब बात करते हैं, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे पी एक्स बराबर से मैंने लिखा ओनली 4, पी एक्स बराबर से मैंने लिखा ओनली 4। अब डिग्री 1 का तो एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, 4x प्लस 2, 4x+2। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री तो बच्चा 1 है, तो कौन सा हो गया? लीनियर। लेकिन आपको सिंपल एक 4 लिखा हुआ, तो इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए आपने पढ़ा होगा 8th क्लास 7th क्लास में, ए रेज टू दी पावर, कोई भी एक नंबर उसकी अगर पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ए रेज टू दी पावर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 1, है ना, और 1 को मैंने क्या लिख दिया? 4 × x⁻⁴। तो यहाँ से आपको पता लगा कि इसकी डिग्री क्या हो गई? जिसकी डिग्री 0 होती है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइनिंग होती है। मान लीजिए अब मैंने पी एक्स बराबर से 0 ही कर दिया, तो बच्चा ये होता है आपका एग्जाम्पल ऑफ कौन सा? जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अब हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर से पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वहां से हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब कई बार वो के पूछ लेता है हमसे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। ओके, तो अब ज्योमेट्रिक मीन इसका समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, किस टाइप के बनते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका एक ग्राफ होता है, ये एक आपका किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये कट कर रहा है 3 -3/2, 0। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अगर पी एक्स इज इक्वल टू आपका कोई पॉलिनोमियल है 2x+3, है ना, 2x+3, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे -3/2 रख रहा हूँ, अगर x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ? -3/2, तो यहाँ पे मुझे पी एक्स बराबर से क्या मिल रहा है? 0, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। तो इससे ये पता चला कि ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा? इधर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे -3,2 अगर आप x पुट करेंगे तो x एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब जहां x एक्सिस को कट कर रहा होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होता है? सॉल्यूशन।
ओके, सॉल्यूशन होता है। भाई जीरो बना रहा है ना, उसको y को जीरो बना रहा है ना, तो वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफ। अब जैसे कि ये आपका जो ग्राफ होता है, ये आपका पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये आपका पोलिनोमियल है पी एक्स, इसका इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, है ना, प्लस सी का। अब देखिए, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, टू रूट्स। ओके, टू रूट्स, जहां पर अब यहाँ पे इस ए का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है, आपका ग्राफ ऐसा है, तो इसके टू रूट्स हैं, बिकॉज दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दो सॉल्यूशन है, इसके दो सॉल्यूशन है। मतलब इस ये वाली एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2,0 है, ये मान लीजिए -1,0। तो इस एक्स की वैल्यू क्या है, -1 पे 0 दे रहा होगा, और इस एक्स की वैल्यू 2 पे 0 दे रहा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे इसका जो ए है आपका ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो मतलब उल्टा, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो दो कंडीशन होती हैं पॉलिनोमियल की, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो में ऊपर की तरफ, ए लेस देन जीरो में नीचे की तरफ। और दो बार एक्सेस को कट करेगा तो दो रूट्स, मतलब कि दो सॉल्यूशन। ओके, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से टच कर रहा है, ओके, एक जगह ही टच कर रहा है, एक जगह ही टच कर रहा है, मतलब कि वन सॉल्यूशन, वन रूट। यहाँ पे भी एक जगह ही टच कर रहा है, वन सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं इसका तो ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका तो ए लेस देन जीरो है। ओके, तो कोई भी पॉलिनोमियल्स के ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट टू जीरोस हो सकते हैं, टू जीरोस। आप उनको दो सॉल्यूशन बोल लो, दो रूट्स बोल लो, या टू जीरोस बोल लो। जीरोस इसलिए बोलते हैं कि वो एक्स की वैल्यू पुट करके वो पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो एटमोस्ट टू जीरो होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा। एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके दो से ज्यादा जीरो तो नहीं होने वाले, ये पक्का है। एटमोस्ट क्या होते हैं, एटमोस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, मतलब दो ऐसी एक्स की वैल्यू होगी ज्यादा से ज्यादा जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो है। जैसे कि यहाँ पे ये दो आ गए, ये दो जीरो, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे एक ही है क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आइए अब ये दो ग्राफ देखिए, हालांकि ये ए ग्रेटर देन जीरो है और ये ए लेस देन जीरो वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं है, ही नहीं, जीरोस ही नहीं है इसमें, टच ही नहीं कर रहा है। तो कोई जीरोस नहीं है इसमें, नो जीरोस। ओके, नो जीरोस इन दिस कंडीशन। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो दिस पॉलिनोमियल्स हैज नो जीरोस। तभी मैंने बोला एट मोस्ट, वर्ड का मीनिंग समझिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही विचित्र सा ये ग्राफ है। ओके, अब ये मिक्स ग्राफ है, इसको आप क्यूबिक और ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ये इसका है एक्स क्यूब माइनस 4x का, क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके देखिए तीन रूट्स हैं, तीन बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तीन बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे एक और दो। तो कोई भी अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी एटमोस्ट कितने कितने होंगे, थ्री, ज्यादा से ज्यादा थ्री जीरोस होंगे, और कम से कम जीरो, एक भी ना हो, एक भी ना हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो इसका एक जीरोस है, दो बार टच कर रहा है दो जीरोस है, तीन बार टच कर रहा है तीन जीरोस है, एक बार टच कर रहा है एक जीरोस है, एक बार टच कर रहा है एक जीरो है। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, इसके चार जीरोस है। ओके, इसके कितने हैं, चार जीरोस, तो इसके फोर जीरोस। आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज है, आप देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं इसको। तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस आपको पता ही है, जीरोस क्या होते हैं, जहां पे
पॉलिनोमियल की ये आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रही हो, वो आपको जीरोस देती है ना, यहाँ पे जीरोस मिलेंगे। वो एक्स की वैल्यू जिसमें आपके क्या, इसको एक्स एक्सिस को कट कर रही होंगी, मतलब वो एक्स की वैल्यू जहाँ पे आपका वाई जीरो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए थे, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट हो गए थे। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? अब जैसे रिलेशनशिप की बात करें, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 1 0 होगा, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। ओके, मैक्सिमम उसका 1 0 हो सकता है ना। और क्या उसका रिलेशन है? तो ये इसका बेसिकली रिलेशन है, एक्स बी इज, इसका जो जीरो है एक्स की वैल्यू मतलब माइनस बी बाई ए पे वो जीरो देगा। सिमिलरली अगर आप बात करें पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, जैसे कि एग्जांपल आपका दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x, सॉरी -8x प्लस 6। तो इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि इसके एटमोस्ट मैक्सिमम, एटमोस्ट कितने आ सकते हैं? एटमोस्ट इसके 2 जीरोस आ सकते हैं। ओके, एटमोस्ट 2 जीरोस आ सकते हैं। तो किस तरीके से पता करेंगे? तो पता करने के लिए आपको जनरली इसका स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड आना चाहिए। कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए। ओके, 12 आए, एंड द एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में 8 आए। ओके, तो क्या हो जाएगा? 6 टू 12 एंड 6 प्लस 2 इज 8। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 8 चाहिए, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? -6x माइनस, स्प्लिट हो जाएंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 8 आ जाएगा, एंड 6 टू 12 होता है, माइनस माइनस प्लस का 12। यहाँ से फिर वो कॉमन लेते हैं, 2x आप कॉमन ले लीजिए, x -3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, x -3, फिर x -3 और 2x-2। अच्छा, ऊपर से भी बेटा सबसे पहले आपको यहाँ से भी कॉमन ले लेना होता है, तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में जाके कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए फिर से 2 कॉमन आ गया, तो 2 बाहर आया, x-3 और x-1 है ना, तो यहाँ से कॉमन ले लिया आपने। तो इसके दो जीरोस आए, कौन कौन से जीरोस आए? एक तो 3, अब जब ये जीरोस कब देगा, या तो x-3 जीरो हो या x-1 जीरो हो। जब x-3 कैसे जीरो होगा? x-3 इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू 3, या फिर x-1 इक्वल टू जीरो हो मतलब कि x इज इक्वल टू 1। 1 और 3 इसके दो जीरोस आ गए। तो ये जीरोस जो हैं आप इनके बीच में कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे कि ये 2 8 ये कॉफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्लस c, तो कुछ रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशन होते हैं देखते हैं। हाँ, अगर हम बात करें अल्फा एंड बीटा, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैं मान लेता हूँ दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। तो ध्यान रखिए बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि माइनस बी, अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि a। एक्स माइनस फॉर्मूले में ही आता है b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है इसका? कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट पार्ट, मतलब कांस्टेंट पार्ट, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, ओनली द कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, c बाय ए, ये दो रिलेशन हो गए। ठीक, तो ये दो रिलेशन जो है जीरोस और इसके बीच में रिलेशन है कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है, विद साइन आपको लेना है ना, विद साइन आपको लेना है। यहाँ से हम क्या अगर आपको जीरोस पता है तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ओके, आपको इस तरीके से दिख जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, और इसको अगर शॉर्ट वे में लिखा जाए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स। हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है, आपको ये अभी याद कर लेना है भाई। डेरिवेशन अगर सीखनी हो तो वो स्टार्टिंग से होता है ना, अभी तो बस हमें याद कर लेना। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, और फिर इसमें जो है के टाइम्स से आप, मतलब ये के टाइम्स होता है बेसिकली, इसको के टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कांस्टेंट फैक्टर हो, के टाइम्स से बाहर मल्टीप्लाई कर दो सबको, जैसे कि यहाँ पे भी गिवन है आपके ये। ओके, के टाइम्स सिंपली ये होता है, इसको हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है। तो ये दोनों की दोनों रिलेशन होते हैं, बी बाई ओ सी बाई, है ना। चलिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन टू। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे भाई, इसका आप क्या निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने निकाला तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आया। तो रूट्स आपके क्या है, दो जीरोस -2 एंड -5, है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यू नो दैट माइनस बी बाई ए होता है। तो आप टेबल बना लीजिए इस तरीके से, है ना। अल्फा प्लस बीटा तो -2 -5 क्या हो जाता है, -7। अब माइनस बी बाई ए क्या होता है, वेरीफाई करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। माइनस बी बाई ए बच्चा क्या होता है, माइनस बी बाई, तो देखिए यहाँ से ए का वैल्यू तो 1 है, बी का वैल्यू 7 है, और सी का वैल्यू क्या है, 10। सी का वैल्यू क्या है, 10। कंपेयर करके किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे ए तो 1 है, बी 7 है, तो -7/1। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा आपका -2 है, -5 है, -2 इंटू -5 प्लस 10। सी बाई सी देखो, सी कंपेयर करो, आपने कंपेयर किया, सी 10 है, ए 1 है, तो 10/a क्या होता है, हेंस वेरीफाई। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये होता है। अब इसके तीन जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल है, तो एक जीरो हमने अल्फा माना, एक बीटा माना, और तीसरे को हम क्या मान लेंगे, गामा। हालांकि दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी पता कर लो, सम ऑफ ऑल द जीरोस, क्या रिलेशन होता है, वही माइनस द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेंगे तो माइनस बी बाय ए। अब आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। ओके, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये अब पॉजिटिव में होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो मतलब कि सी बाय ए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पार्ट, इसमें माइनस डी बाय ए आता है ना, माइनस डी बाय माइनस बी बाय सी बाय, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड देयर सम। ओके, तो हालांकि नोट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से लिखा हुआ है, बस एग्जाम्पल 5, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको देखो, याद करने का सीधा सा तरीका है, पहला माइनस, फिर दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस। चलो, तो ये एक्सरसाइज है, ये इसकी समरी है बेटा, जो जो हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल 1 2 3 क्या होते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है बी एक्स प्लस सी, जिसमें आप ए आपका जीरो नहीं हो सकता। ए अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, ए लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और ए लेस देन जीरो होता है तो नीचे की तरफ जाता है। ओके, अगर एक्स एक्सेस को कट कर रहा होगा तो जीरो होंगे, एक्स एक्सेस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरो होंगे। क्यूबिक में एटमोस्ट 3 होते हैं और क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 होते हैं, और ये उनके बीच का रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय सी बाय, और दिस, है ना। आए यहाँ तक समय में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ, तो ग्राफिकल मेथड में आपसे ग्राफ बनवाएगा, दो पेयर की अगर बात करें, पेयर मतलब टू इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन मतलब कि डिग्री क्या होगी, डिग्री बच्चा उसमें होगी 1, डिग्री क्या होगी 1, है ना, उस चीज की बात हो रही है।
तो इसकी हम लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती है ना। तो इस क्वेश्चन में इसमें आपको एक चीज पता होगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, जिनके विच हैज द सॉल्यूशन, विच हैज द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन पुट करके आपका LHS इज इक्वल टू RHS आए। ओके, अब जैसे दो इक्वेशंस हैं, दे लाइंस इंटरसेक्ट, द लाइन ये कोइंसाइड करती है, ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो तीनों की कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको समझना है कंसिस्टेंट मतलब क्या होते हैं। कंसिस्टेंट मीन्स जिनके क्या हो बेटा? सॉल्यूशंस हो, जिनके क्या हो? सॉल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर कोई भी दो लाइन, मैं अगर बात करूं किन्हीं भी दो लाइन की, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो बेटा इसको बोलेंगे, दो लाइन एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट। द लाइंस इंटरसेक्ट, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ये किस कैटेगरी में आता है? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। अगर दो लाइंस आपस में क्या है? कोइंसिडेंट है। दो लाइन आपस में क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन। तो ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो इन लाइन, दोनों लाइनों के ऊपर लाई करते हो। यहाँ पे तो एक पॉइंट है तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको जो हम बोलेंगे, जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड करती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन ऐसे चिपकी होनी है, एक के ऊपर एक लाइन है, आपको वो एक ही लाइन दिखेगी। तो यहाँ पर इनको बोलेंगे कोइंसाइड, लाइंस आर कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस, लाइंस कोइंसाइड, ये इसका लाइंस कोइंसाइड का बेटा मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा, ये भी कहलाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैं कहूं कि बेटा ये दो लाइंस क्या हैं? आपस में पैरेलल है। ये दो पैरेलल लाइन कभी मीट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी मीट ही नहीं करती, तो इसलिए इसके होते हैं नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन इसको बोलेंगे आप इनकंसिस्टेंट। ये आपका सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, अगर मैं इन इक्वेशन की जनरलाइज फॉर्म की मैं बात करूं, तो आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसको जनरलाइज फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? क्लास 9th में आपने सीखा था ax प्लस बी वाई टू पेयर में प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मैं इन दो इक्वेशन को कैसे लिखूंगा जनरलाइज फॉर्म में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जो मैंने आपसे यहाँ पे बात करी कि भैया यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कब होगी, कोइंसिडेंट कब होगी और पैरेलल कब होगी, तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी पता लगा सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर पहली कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x को अगर आप डिवाइड करें और कॉफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करें, अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं द लाइंस, द लाइंस आर इंटरसेक्ट, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लर्न करना है ना। और तो अगर लाइन इंटरसेक्ट होती है, अभी बताया मैंने आपको, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा उसका बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर सेकंड कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आप कहेंगे लाइंस
आर पैरेलल। लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अभी अभी आपने उनका पता लगाया, कितना होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, है ना। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अब आपके पास सिचुएशन आई, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे लाइंस क्या कर रही हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड, कोइंसिडेंट लाइन, लाइन कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस उसको बोलेंगे। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और साथ के साथ ये कौन से टाइप हो जाएगा इसका? कंसिस्टेंट। अब एग्जाम में बस यही सिचुएशंस आती हैं, आपसे पूछते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। या तो आप ग्राफिकली आपसे ड्रॉ करवा के सॉल्यूशन पूछ लेंगे। ओके, इंटरसेक्ट होती है तो यूनिक सॉल्यूशन जैसे इसका है। फिर उसके बाद है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। और फिर मैं ये आपको लैंग्वेज टाइप की प्रॉब्लम से देंगे, आपको इक्वेशन बनानी है। या फिर आपसे पूछेंगे बेटा बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो इस टाइप का पूछ लेंगे आपसे, है ना। फिर टाइप ऑफ इक्वेशन पूछ लेंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ग्राफ ड्रॉ करके पूछ लेंगे आपसे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज से बनेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आते हैं इससे भी क्वेश्चन। अब ये दो इक्वेशंस का एक तो ग्राफिकली सॉल्यूशन होता है, ग्राफ ड्रॉ करके आपको बनाना है। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड भी होता है, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अनदर इज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, है ना, और x प्लस 2y इक्वल टू 3। हमने क्या काम करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या काम किया, सेकेंड इक्वेशन ली। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू, है ना, 3। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। अब हमने 2y को उधर भेज दिया तो x का हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब इस 3 माइनस 2y को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। किसकी जगह? x की जगह। भाई x की वैल्यू निकाली ना यहाँ से, तो हमने x का वैल्यू निकाला। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है ना, 7x इक्वल टू 15 माइनस 2 है। अब यहाँ से हमने क्या काम किया बच्चा, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, देखिए ये x है ना, इस x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3x माइनस 2 है। तो 7 ब्रैकेट में लिखिएगा, मिस्टेक यही होती है, सिली मिस्टेक्स होती है यहाँ पे। क्या सिली मिस्टेक करके आएंगे आप, मेरे को पता है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 7 × 3 - 2y। और जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे ना, तो मिस्टेक क्या होगी समझ गए होंगे हम। तो 21 लिखेंगे लेकिन 2y एज इट इज लिखेंगे, तो यही मिस्टेक होती है हड़बड़ी में। तो हमेशा ब्रैकेट लगाएं। तो ये क्या आना चाहिए, 14y। फिर उस तरीके से सॉल्व करने के बाद 21y माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 आया। तो ये माइनस 29y माइनस 19 हुआ, और y इक्वल टू 19/29 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट करी, 2 इंटू 19/29, 3 माइनस, तो हमारे पास ये आया। तो ये इसके सॉल्यूशन। ओके, 49/29, y इक्वल टू 19/29। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन आए। ओके, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आप टाइप बता सकते हैं, कंसिस्टेंट एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये आपका तक क्या था, कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशंस वगैरह हैं बेटा, देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक गजब का इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ऐसे देख के पता चल रहा है, देखिए यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। अगर इस इक्वेशन से आप 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे, इस वाली इक्वेशन से अगर आप 2 पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए तो क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये क्या है, ढोंगी इक्वेशन है, इसी का ही तो पार्ट है ये। 2 हमने कॉमन लेकर कट कर दिया। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन में हमेशा आपकी लाइन कोइंसिडेंट होगी और मैनी सॉल्यूशन होगी। चलिए नेक्स्ट कौन सा मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पिछले मेथड में तो हमने x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाली, दूसरे में पुट करी, तो सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में हमें एडिशन या दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको एक एलिमेंट को, एक वेरिएबल को हटाना होता है ना, हटाना होता है। कैसे देखिए,
तो सबसे पहले यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो भाई मंथली इनकम क्या है, हम मान के चल रहे हैं एक की 9x है, एक की, तो रेशियो ऑफ ये है, तो एक की 9x मान लेंगे, ओके, और दूसरे की 7x मान लेंगे। तो x इज द कंपोनेंट, x एक वेरिएबल हमने किससे रिलेट किया, इनकम से, और जो y मैंने रिलेट किया एक्सपेंडिचर से। तो पहली इक्वेशन बनेगी 9x, ओके, माइनस इस, तो पहला पर्सन है उसकी इनकम 9x हुई और एक्सपेंडिचर उसके क्या हुए 4y, तो 9x माइनस 4y, तो और सेविंग कितनी आ रही है 2000, ओके, सेविंग दोनों क्या कर रहे हैं 2000 रुपए कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसकी इनकम है 7x, ऑब्वियसली कम है, और उसके एक्सपेंडिचर भी कम है 3y। तो बस ये दो इक्वेशन बन गई। अब सबसे सबसे पहला काम है, या तो आप इसके कौन से x वेरिएबल पकड़िए या y वेरिएबल्स को पकड़िए, किसी दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो हमने क्या काम किया कि y वाला वेरिएबल सेम बनाया 12 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई किया होगा 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया होगा 4 से। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा पूरी इक्वेशन को करते हैं, तो 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 एंड 3 2 जा 6000, ऐसे ही 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 8। अब देखिए सेम साइन है ना, अब जो इक्वेशन मैंने जो वेरिएबल सेम बनाया उसका सेम साइन है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है। तो अब इनके सेम साइन है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमने इक्वेशन को क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा और दोनों 12/12 कट जाएंगे, और x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 2000। x की वैल्यू मिलते ही बस आपका क्या काम है, किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 कोई सी भी इक्वेशन में आप x पुट कीजिए, यू विल गेट y, यू विल गेट y। तो मंथली इनकम आप दोनों के निकाल लेंगे, एक की 9x है एक की 7x है, तो 9x x पुट करेंगे 18,000 एंड 14,000। वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, मंथली इनकम का दोनों का रेशो निकालेंगे, रेशो कितना आना चाहिए 9/7 आना चाहिए, ये निकाल रहा है। एक्सपेंडिचर का निकाल लेंगे 4:3, तो ये एलिमिनेशन मेथड है। तो यही था इस चैप्टर में, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज से और कुछ। तो मेन इसमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, ओके, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द यूनिक सॉल्यूशन। a1 upon a2 not equal to b equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, the parallel lines, ओके, लाइंस कौन सी होती है पैरेलल, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 अगर होता है तो इस केस में ये लीनियर इक्वेशन है एंड इज डिपेंडेंट एंड इज कंसिस्टेंट एंड इट इज कोइंसिडेंट, ओके। चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी पढ़ के आ रहे हैं, अपन फटाफट से देख लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी अब इक्वेशन आगे तो इक्वल टू साइन भी होना चाहिए, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो और वो इक्वल टू क्या हो, जीरो या सम कांस्टेंट कुछ भी, है ना, इक्वल टू जीरो, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए इसमें हम जीरोस की बात नहीं करेंगे, जब भी इक्वेशन आती है तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे 2, एट मोस्ट इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन होंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये a इज नॉट इक्वल टू जीरो भी रहना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक तो इक्वल टू साइन आपको मस्ट है ना, एक तो मस्ट है और ये भी मस्ट है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन मस्ट है तब जाके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और a b c तो कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके, रूट में भी हो सकते हैं, किसमें भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बट a b c होने क्या चाहिए आपके रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इन्होंने बता रखी है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी आपके क्या है, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। अब देखिए इसमें सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे बढ़िया तरीका, एक तो अपन क्या करते थे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करते थे, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है इसका, धनाचार्य फार्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, x अगर ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो धनाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x की दो वैल्यू होगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट बोल दूं d, तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब इसी से ही नेचर ऑफ रूट्स का पता चलता है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, या तो आपसे डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दो, इसके स्टैंडर्ड बता दो, 2 सॉल्यूशन बता दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। जो खतरनाक इसके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और फिर उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जोन वाला क्वेश्चन है। ओके, जोन वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों इसमें देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर है ना, वो बच्चा ही समझ पाएगा जिसने पूरा एक बार रिवीजन पर्पज से देखा, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ इसमें। मेरा ये मानना है कि 3-4 घंटे में ये आपकी मतलब पूरा किताब एक बार आप गो थ्रू कर लें इससे, मतलब किताब का हर एक क्वेश्चन आप देख लें, कॉन्सेप्ट देख लें। मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको पकड़ के बैठ के समझा रहा हूँ, बहुत फास्टली हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये वाला। जॉन एंड जानवी टुगेदर 45 मार्बल्स हैं उनके पास, बोथ of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have now 124. What would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमें मान लेना है कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स है, एक्स। तो जानवी के पास, तो जानवी टुगेदर दोनों के पास 45 थे। अब जॉन के पास स्टार्टिंग में एक्स थे, तो जानवी के पास कितने हो गए, 45 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, दोनों का सम 45 होगा ना। तो एक के पास अगर एक्स थे तो दूसरे के पास एक्स से मतलब एक्स कम होंगे, तो इसलिए 45 में से एक्स माइनस कर दी। अब द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट द 5 मार्बल्स। जॉन के पास 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, कितने हो गए 45, मतलब एक्स में से 5 आप उड़ा दो। ऐसे ही जानवी के पास कितने हो जाएंगे, कितने थे 45 माइनस एक्स, 5 लॉस्ट हो गए, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 तो गए 40 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। एक कंडीशन और दे रखी है उसने कि अब जो जितने उनके पास बचे हैं, एक के पास -5 और एक के पास 40 माइनस एक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 134 के इक्वल। तो दोनों को पहले हमने सॉल्व कर लिया, 124 आया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, माइनस कॉमन ले लिया, इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने काफ़ी सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। इसको हम अगर हमसे पूछा होता कि कितने मार्बल्स थे जॉन और उसके पास, किसके पास, जानवी के पास, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते। तो इस टाइप की इक्वेशन आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो एक तो बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग मेथड, तो यूज द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, क्लास 9 से आप करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको पिछले उसमें भी बताया था आपको। बेसिकली सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन वो होते हैं, आप अल्फा और बीटा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके एटमोस्ट कितने जीरोस निकल सकते हैं, एटमोस्ट उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। बेसिकली जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। और सॉल्यूशन का मतलब आप ग्राफिकली भी जानते हैं, जो एक्स एक्सिस को कट करे, 2 बार कट कर रही है तो 2 सॉल्यूशन, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक के। ओके, तो यहाँ पे और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर वो सॉल्यूशन की वैल्यू आप x में पुट कर देंगे तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर जीरो है तो जीरो देगी, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो RHS में कांस्टेंट के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि अगर आपका x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Note that the zeros of the polynomial and the root of the quadratic equation are same. Polynomials के जीरो और quadratic equation के roots दोनों की बात same है। You observe that the quadratic polynomial can have at most 2 zeros. कितने zeros होते हैं, 2। So quadratic equation can have at most also 2 roots, 2 roots. तो इस इक्वेशन के आप निकाल लेंगे फैक्टराइज करके, है ना, और उसके 2 zeros वेरीफाई भी करवा देंगे।
ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन होती है इसकी, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। तो याद कर लीजिए क्या आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, और वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स की बात करें कि रूट्स कैसे होंगे, मतलब वो रूट्स होंगे कैसे। मान लीजिए अगर d अपना ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट। मतलब कि d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है या तो आपका ग्राफ ऐसे होगा या फिर आपका ग्राफ ऐसे होगा, मतलब दो उसके अलग अलग रूट्स आएंगे, है। अगर d इज इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या आएंगे, सेम, इक्वल रूट्स, ओके, या उसको बोलेंगे इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है ग्राफिकली कि आपका या तो ऐसी होगी कंडीशन, एक पॉइंट पे टच हो रहा होगा, या फिर ऐसी होगी कंडीशन, एक पॉइंट पे टच हो रही होगी, देखो ऐसे इस टाइप का। राइट। अगर d लेस देन 0 है तो आपका होता है नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स तो होते हैं लेकिन वो दे आर नॉट रियल। कंडीशन कैसी होगी, वो टच ही नहीं हो रहा होगा एक्स एक्सिस के, एक ऊपर होगा या फिर ऐसे होगा नीचे की तरफ, इस टाइप की कंडीशन होगी। तो सारा की सारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है कि अगर वो ग्रेटर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेसिकली, इस पूरी टर्म को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी ग्रेटर देन 0, डिफरेंट रूट्स, रियल, टू रियल रूट्स, टू डिफरेंट रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, ओके, एंड द नो रियल रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स की बात होगी, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी यही बोला गया है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ओके, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। फिर ये क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन एक बार देखिएगा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये इसकी समरी है जो अभी अभी हमने डिस्कस करी, ठीक है। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चा क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब तो कि मतलब आप, प्रोग्रेशन मतलब सिंपल ये होता है कि कोई एक आपको नंबर दे रखे, आप उसका अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सके, ओके। कोई नंबर दे रखी, जैसे मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ 2 3 5 7 9, तो आप अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना इसका, कि ये हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या क्या होता है ना। तो वो होता है प्रोग्रेशन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली ये सीक्वेंस हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद आता है प्रोग्रेशन, जिसका मतलब कुछ हम उसको मतलब कुछ फॉर्मूला बना सके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसका जो दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ये होता है अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज ली, 2 6 एंड 14 18। अब देखिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर कितना है, 26 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितने हैं, 4 का, इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, 4 का, इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, 4। तो इसे बोलते हैं हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है अगर आपका फिक्स्ड होता है तो ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज को हम क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए यहाँ पे, an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term expect term. The fixed number is called the common difference and the AP of the AP, it can be positive, negative, zero. ये इसका मतलब समझिए। मान लीजिए एक नंबर है, अगर हम A से स्टार्ट करते हैं, दूसरा, और उसका मतलब फिक्स्ड नंबर हम क्या ले लेते हैं, D। हम फिक्स्ड नंबर एक क्या ले लेते हैं, D। तो अगर A में मैं D जोड़ूं, मतलब उसकी प्रीडिसिंग पहले वाली टर्म में ये कॉमन नंबर मैं जोड़ता जाऊं तो मुझे एपी मिलेगी। अब ये मेरी पहली टर्म हो गई, अब इसमें मैं डी ऐड करूं तो क्या आएगा, ए प्लस 2डी। अब फिर से इसमें मैं डी ऐड करूं तो ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी,
जनरल टर्म। अब देखिए ऐसे करते 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 मैं पहुंच जाऊं nth टर्म तक। ओके, nth टर्म तक। तो देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, मतलब अब ये टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पांचवा, छठा, सो। अगर मैं बात करूं nth टर्म की, अगर मैं बात करूं कि मेरी जो nth टर्म है वो क्या, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो an से या फिर tn से। nth टर्म, अगर आपने फर्स्ट टर्म की बात करी तो उसमें कोई डी नहीं था, इसमें एक डी आया, मतलब पहली टर्म ये हो गई मेरी, दूसरी टर्म में ये हो गई, क्लियर है, तीसरी टर्म ये हो गई, चौथी टर्म ये हो गई, पांचवी टर्म ये हो गई। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी nth टर्म की बच्चा, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, जो मेरा ए तो सेम है, डी को मुझे कितनी बार कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे, मतलब जिस भी टर्म की बात हो रही है nth टर्म की, उससे एक कम, उससे एक कम, n माइनस वन इंटू डी, एन। तो ये आपका nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। अब देखिए डी नेगेटिव जीरो, ये इसकी क्या बात है। अब मैं एक सीरीज देता हूँ आपको, 2,3,4,5,6 अप टू सो। तो देखिए इसका जो डी है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चा, 1 आ रहा है, 3 - 2 1, 4 - 3 1, मतलब एक एक। यही अगर मैं इस तरीके से लाता हूँ, 13, 11, आफ्टर 11, 9, 7, 5, तो अब देखिए यहाँ टर्म डिक्रीज हो रही है, तो डी हमेशा हम आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं। तो डी इज इक्वल टू 11 - 13 क्या आएगा बच्चा, -2, नेगेटिव आ गया। अब मैं लेता हूँ एक ऐसी सीरीज, 3 3 3 3 3 अप टू एन टाइम्स, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, जो भी डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, जीरो। ये भी एपी है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस फिक्स्ड है ना, जीरो, जीरो डिफरेंस इज फिक्स्ड, जीरो एपी है। तो ये इस चीज का मतलब है। तो यहाँ पे हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा और देख लीजिए, दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट, फाइनाइट एपी क्या होती है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिनको हम काउंट कर सके, जैसे कि एन। इनफाइनाइट मतलब कि जो हम काउंट ही ना कर सके, जैसे एग्जाम्पल 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। तो ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, कहीं एंड ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, ये 200 250 300 350 सोन, और अप टू लास्ट कहाँ तक है, 750। तो ये एक आपकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी। एपी का बच्चों डिफरेंस का देखो ये फॉर्मूला होता है कि ए के प्लस वन, मतलब कि आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करोगे तो आपका डी आएगा। ओके, अब nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, अभी अभी आपको बताया nth टर्म ऑफ एपी, अभी अभी जस्ट आपको बताया क्या आती है, nth टर्म ऑफ एपी, ए एन, ए एन इज इक्वल टू, तो nth टर्म का फॉर्मूला बच्चा अभी अभी मैंने बताया था आपको, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए nth टर्म होती है, ये आपकी nth टर्म है ना, और ये ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, और एन माइनस एन, एन मीन्स nth टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस पे बेस्ड देख लीजिए एक एग्जांपल, ये nth टर्म का फॉर्मूला आपका। ओके, nth टर्म एन ऑफ एपी, मतलब किसी भी टर्म की nth टर्म, ये इस तरीके से इन्होंने निकाली। ओके ओके ओके, an is called the general term of an AP. If there are m terms in AP, then am represent the last term, sometimes is denoted by l। लास्ट am को कई बार लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, उसको l से हम कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से, आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोल देगा आपसे, आपको ए प्रोवाइड कर देगा, कॉमन डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा, एन प्रोवाइड कर देगा, बोल देगा कि 10th टर्म निकाल। तो 10th टर्म निकालने के लिए आप ए पुट करेंगे, और जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो पुट कर देंगे, 10 माइनस वन 9 डी, ए और डी पुट करके 10th टर्म निकाल। या फिर आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा, एन आपको
nth टर्म दे देगा आपको a दे देगा, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। या आपको कुछ देखिए रहा, विच टर्म ऑफ एपी इज -81, तो आपको इसने मतलब ए एन गिवन है -81, ए गिवन है आपके पास 21। अगर इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें, कौन से क्वेश्चन की बात करें हम, इस यहाँ पर, और फिर आपसे डी भी आप निकाल ही लोगे। डी आपका क्या आ रहा है बेटा -3, कैसे आया डी -3, आपने 18 में से 21 माइनस किए तो आपको डी मिला। फिर उसके बाद आपसे एन पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, निकाल लें। या फिर आपसे पूछेगा लास्ट से एन से टर्म, कोई नंबर दिया आपने 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, सब काम में आएगा। फिर कोई नंबर दिया 2 5 8 9 11 14, तो देखिए आप अप टू सो ऑन 10 + 3 17 21 21 3 24। चलिए मैं थोड़ा सा 3 की टेबल वाला 4 की टेबल से ले लेते हैं। 4 ओके, 4 8 12 16 अप टू 52। अब एक तो बोलता है कि भैया इसकी 10th टर्म निकालो, तो आप सीधे सीधे कर देंगे 10th टर्म। 10th टर्म, फर्स्ट टर्म 4 है, n-1, 10-1, डी आपका 4 का, 9 × 4 तो कितनी आ जाएगी 40। कहते हैं नहीं, अब लास्ट से 10th टर्म निकालो। कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं करना, देखो चीज़ों को सिंपल बनाया करो, इसको उल्टा कर पलट देंगे। 52, 52 के बाद क्या आएगा 48 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है 52, लास्ट से 10th टर्म निकालने के लिए उल्टा सीरीज लिख दो। फर्स्ट टर्म हो जाती है 52, डी हो जाता है आपका -4। कौन सी टर्म निकालनी है 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो पलट दी, ए प्लस n-1, कौन सी 10-1 ही लेंगे, 10th टर्म निकालनी है हमारे लिए, तो वो nth हो गई ना, रिवर्स कर दिया हमने। डी कितना हो गया -4, कितना हो जाएगा 52 है ना, 9 -4, 9 4 या 36, माइनस का 36 आएगा। 52 - 36 आप करेंगे तो कितना आएगा 16। तो लास्ट से 10th टर्म क्या हो जाएगी 16, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर डिटरमाइन थर्ड टर्म उसकी ये है, 7th टर्म 9 है, तो आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। और फिर या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, उससे को यूज करके आप इन दो ए और डी निकाल सकते हो, और वहां से आपकी एपी आ जाएगी। यही है एपी में, बस कभी के की वैल्यू पूछेगा तो इस टाइप वो फॉर्मूला आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा बेटा, गो थ्रू कीजिएगा। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये इंटरेस्टिंग है, डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे, वो सिंपल सा याद रखेंगे, n/2 सम ऑफ, मतलब अगर कोई एपी है 2 4 6, ये एपी आपकी चल रही है 8 10 है ना 12, अगर हमें इसका बोले कि भैया इनका इस एपी का सम निकाल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू, या फिर Sn, अगर आपको n/2 फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, a प्लस l मतलब कि लास्ट टर्म, ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन में दी हुई है, तो अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो an इज इक्वल टू सम ऑफ n+1 टर्म में से, या फिर आप अगर इसको इस तरीके से लें, सम ऑफ n टर्म में से अगर आप सम ऑफ n माइनस टर्म माइनस कर देते हैं
माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म, तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी, उस एपी की nth टर्म मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एस एन गिवन है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपसे इसकी nth टर्म पूछी, तो ये हो गई एस एन माइनस वन, क्या होगी इसकी जगह आप एन की जगह क्या पुट करेंगे, ए एन स्क्वायर, एन की जगह आप पुट कर देंगे इसको वो लेते हैं ए एन स्क्वायर, ये आपकी कोई सम ऑफ एन एन टर्म का क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो एन की जगह बस एन माइनस वन पुट करेंगे, स्क्वायर प्लस बी। अब इन दोनों को इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस कर देंगे, और माइनस करके यू विल गेट द, ठीक है, एन टर्म। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों इसके काम में आएंगे। एपी भी खत्म। चलिए क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला सम ऑफ पॉजिटिव एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम में आने वाला। 11th में जो मैथ्स लेंगे उनके भी ये तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस वन बाय एन इंटू एन प्लस बाय टू। कैसे आया होगा ये, सिंपल सा है इसका। देखो ये होता है एस एन इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन टाइम्स। एन नंबर ए वन है आपका, लास्ट टर्म आपकी आपने क्या मान ली, एल को इज एन, क्योंकि लास्ट टर्म बेटा इसमें एन है। फिर फॉर्मूला यूज किया एन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी वन है, लास्ट टर्म आपकी एन है, तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू वन प्लस एन होल डिवाइडेड बाय टू। आप इसका भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स लाइक दिस, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। चलिए देख लेते हैं, वन स्क्वायर एन स्क्वायर टर्म्स की, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, है ना। स्क्वायर नंबर्स के, लेकिन वो एपी नहीं हो जाएगी, फिर वो आपके आउटपुट सिलेबस हो जाएगी, छोड़िए। चलिए तो ये आपने यहाँ से रिजल्ट याद कर। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इस पूरे चैप्टर की समरी एक बार गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ से एपी की जनरल फॉर्म कैसे निकलती, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, डी कैसे निकलता है, ए एन प्लस, मतलब एक आगे वाले से पीछे वाला माइनस कर दो, है ना, आगे वाले नंबर से पीछे वाला माइनस कर दो, वो वाली टर्म। nth टर्म कैसे आती है, वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। एस एन का फॉर्मूला ये रहा, ओके। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एन बाय टू, एन प्लस वन, और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो ये याद रखिएगा, तो उसका जो इफ ए बी सी आर इन एपी, तो याद रखिएगा बी जो मिडिल टर्म होती है वो ए और सी का मीन होती है, मिडिल टर्म ए और सी का मीन होती है। यहाँ पे एक बात और मेरे को याद आ रही है, अगर बोलते हैं आपसे थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो हमेशा आप उसको क्या सपोज करेंगे, ए माइनस टी। अगर थ्री नंबर्स आर इन एपी, ए और उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो आप इस तरीके से इसको अगर एज्यूम करेंगे, थ्री नंबर्स आर इन एपी, आपको ये वाला क्या है कॉन्सेप्ट यूज करना है, थ्री नंबर आर एन ए पी। तो फर्स्ट फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, ए प्लस। अगर आपसे कहता है कि फोर नंबर्स आर इन ए पी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर थ्री नंबर्स ए पी है तो उनका सम वगैरह करेंगे तो डी कट हो जाएगा, तो थ्री ए बचेगा, तो सॉल्यूशन में आसानी पड़ेगी। आप ये भी ले सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, थ्री नंबर्स आर इन ए पी, इससे भी आंसर आएगा बट लंबा पड़ेगा। लेकिन आपको जब भी थ्री नंबर्स आर इन ए पी बोले तो हमेशा ये एज्यूम करें। फोर नंबर्स आर इन ए पी, तो उसके लिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। देखिए जब भी आप इसमें से प्लस करेंगे ना फोर नंबर को, थ्री डी से थ्री डी कट, डी से डी कट, तो फोर नंबर्स आर इन एपी, इस तरीके से एज्यूम करना है। तो सॉल्यूशन में जो है आपको
इजी पड़ेगा, सॉल्यूशन में क्या पड़ेगा। तो चलिए एपी खत्म, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ट्राइंगल्स। तो बच्चों ट्राइंगल चैप्टर में क्या होता है, ट्राइंगल चैप्टर में आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है बीपीटी थ्योरम, है ना। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली शेप और साइज दोनों का सेम होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। और सिमिलर क्या होता है, दो सिमिलर टाइप के फिगर। तो हम यहाँ पे सिमिलर फिगर के बारे में ही डिस्कस करने वाले। कॉन्ग्रुएंट हमने क्लास 9th में पढ़ा था, काफी सारे रूल्स पढ़े थे। अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 9th में साइड एंगल साइड 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 साइड, ओके, RHS रूल, AAS रूल, ASA रूल, ये करीब 4 रूल हमने पढ़े थे। सिमिलर फिगर क्या होते हैं बच्चा, सिमिलर फिगर होते हैं मतलब दिखने में शेप उनकी सेम होती है लेकिन साइज वेरी कर सकता है। जैसे कि फिगर नंबर 1 में ये दो दो सर्कल हैं और ये सर्कल है, ये सारे सिमिलर फिगर है बट इनके साइजेस आर डिफरेंट। लाइक दिस स्क्वायर, लाइक दिस ट्राइंगल्स, ओके, लाइक दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस ताजमहल, ये ओरिजिनल ताजमहल आप माने, दिस इज द डेमो, और ये उससे छोटा सिमिलर में आ गया, है ना। अब बात आती है ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर, सिमिलर होते हैं ऑफ कोर्स। स्क्वायर्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ओके, इक्विलेटरल, ठीक है। तो ये सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है, हम कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स तो कब होती हैं, दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है इक्वल होता है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, इक्वल होता था। कॉन्ग्रुएंट में क्या होते थे, एंगल्स भी इक्वल होते थे और साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती थी, लेकिन सिमिलरिटी में रेशोज आपके इक्वल होंगे। तो इसी पे बेस्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। देखिए इसका प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ, ओके। तो प्रूफ आपको कर लेना है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या होती है। देखिए बेटा ये एक ट्राइंगल है ABC। ये ट्राइंगल क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट डी से हम पॉइंट ई को हमने ज्वाइन किया और इस तरीके से ज्वाइन किया कि ये जो AE AB और AC वो किस पे, डी पॉइंट AB पे है और ई पॉइंट AC पे है बेसिकली। और जो डी को हमने इस तरीके से ज्वाइन किया जो कि थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। इफ वन स्टेटमेंट पढ़े, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे कि डी एंड ई। द अदर टू साइड्स, जो ये अदर टू साइड्स हैं, आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। डिवाइड इन द सेम रेशियो मतलब इफ DE पैरेलल टू BC अगर है तो अदर टू साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन बच्चा AE अपॉन EC। इसका प्रूफ कैसा, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत बहुत सिंपल प्रूफ है। हम क्या काम करते हैं, हमने एक डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाली M और एक ई पॉइंट से परपेंडिकुलर डाली N, है ना। फिर DC और BE को हमने ज्वाइन किया। अब हम ट्राइंगल लेंगे ADE। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी, यहाँ से देखिए ये हमें प्रूव करना है, AD अपॉन DB, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ये प्रूफ। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन करी जो मैंने यहाँ पे बताया, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसका एरिया हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं हाफ बेस, अगर मैं AD लेता हूँ, बेस में क्या लेता हूँ AD, तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर EN हो जाएगा हाइट। क्लास 9th रिकॉल कीजिए। ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ, अगर बेस AD है, मेरा बेस क्या है बेटा AD है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ AD बेस है तो आपका EN जो है हाइट होगी, EN क्या होगी, हाइट होगी। अगर बेस में AE लेता हूँ तो आपकी हाइट क्या होगी, DN। अब दूसरे ट्राइंगल की मैं बात करूं, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ये
DE कौन सा, BD, BDE में ट्रायंगल, अगर इसका मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर बेस BD लेता हूं तो हाइट मेरी क्या होगी, E है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट बाहर की तरफ जा सकती है, तो ये हाइट बाहर E है। तो यहाँ से मैंने देखिए बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD को क्या लिया, हाफ इंटू DB इंटू ई एन, हाफ इंटू DB इंटू, देखिए DB इंटू EN, ये EN इसकी हाइट है। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, BDE और ADE को, तो मेरे पास जो आया डिवाइड करने के बाद AD अपॉन DB आया, AD अपॉन DB आया। सिमिलरली मैं ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AD दोबारा लूंगा और AE उसका बेस लूंगा, AE अगर बेस लिया तो बच्चा DM जो है उसकी क्या हो जाएगी, हाइट, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, और फिर मैं ट्रायंगल लूंगा CDE, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, CD, बेस अगर मैं EC लूंगा इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, EC है ना, EC बेस हो गया, तो इसकी हाइट जो है, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, DM, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। सिमिलरली लिख के आप लिख सकते हैं, तो वहां से फिर उन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे, DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा E अपॉन। अब बस हमें इन दो को इक्वल प्रूव करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर मैं बात करूं फिर से, मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE ये तो सेम होता है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर, मुझे किसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और ये वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, इन दोनों को अगर एरिया मुझे सेम करना है, तो एक आपका थ्योरम है क्लास 9th में, अगर अगर इफ द ट्रायंगल BDE और DCE आर ऑन द सेम बेस ऑफ D, दोनों का सेम बेस है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड, मतलब कि इसको अगर मैं आपको समझाऊं, कोई अगर दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे होते हैं, ओके, बेस जैसे इसका ये DE हो गया, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के होते हैं, तो इन दोनों का एरिया बेटा क्या होता है, सेम होता है। ओके, एरिया क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए ये लिखा स्टेटमेंट, और ये सेम हो गया। अब ये सेम हो गया तो आप इजीली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, मतलब ये एरिया भी सेम है, ऊपर और नीचे वाला दोनों एरिया सेम है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद फ्रॉम द इक्वेशन 1 to 3 आप कह सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, ये आपकी थ्योरम। अब देखिए थ्योरम इसका कन्वर्स जो है, दोनों का प्रूफ जो एग्जाम में आपकी 3 to 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, मतलब इसमें अब आपको ये चीज गिवन, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये चीज आपको गिवन है। प्रूफ क्या करनी है कि DE पैरेलल टू BC, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है, उसका कन्वर्स है, बहुत सिंपल है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होता है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होता है, कैसे देखते हैं। तो बस इसमें यही चीज लिखी हुई है, देखिए, तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम D इज नॉट पैरेलल टू BC, हम मान के चलेंगे DE पैरेलल नहीं है BC, लेकिन हम एक E डैश लाइन ले लेंगे, D is not parallel to BC, but draw a DE dash line, DE dash line हम ड्रॉ करेंगे, उसको मान के चलेंगे BC के पैरेलल। ओके, DE डैश लाइन कौन सी लाइन, DE डैश लाइन, ये वाली लाइन जो है DE डैश लाइन, इसको मान के चलेंगे B के पैरेलल। तो हम बाय द थ्योरम 6.1, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, E डैश अपॉन E डैश C। सिमिलरली अब देखिए ये तो हमें गिवन है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, y का रीजन आप दे सकते हैं बाय थ्योरम 6.1, और लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये और ये सेम आ रहा है, ये और ये सेम है, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश C। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है भाई, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C।
अब ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि ये तो एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ई और ई डैश क्या करें, ई एंड मस्ट कोइंसाइड। मस्ट भाई ये इक्वल है ना, तो कब इक्वल हो सकते हैं, जब ई और ई डैश क्या करें, कोइंसाइड करें। तो दैट्स वाई इट्स अ, हमने ई और ई डैश को अलग अलग पॉइंट लेके चले थे, लेकिन एंड में जाके वो उनको एक ही पॉइंट होना पड़ेगा। तो जो हमने अलग अलग पॉइंट के मान के चले थे तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो मतलब कि अगर डी ई डैश और ई डैश एक ही पॉइंट है तो इसलिए डी इज पैरेलल टू। तो इस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए सिमिलरिटी कितने कितने टाइप की होती है। अगर दो ट्राइंगल बच्चों, तीन टाइप की सिमिलरिटी होती है। इफ अ टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये जब टू ट्राइंगल्स में आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो देखिए कि ए एंगल जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा। तो ए अगर ए डी के बराबर है, एंगल बी अगर आपके ई के बराबर है, ओके, और एंगल सी अगर आपका एंगल एफ के बराबर है, इक्वल है, तो ये आपके टू ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज जो है इक्वल होता है। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर ए डी के करस्पॉन्डिंग है, बी ई के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सी इसके हैं, तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ होता है ना। ये सिमिलरिटी का ये एक तो ये है। अब नेक्स्ट इसमें, अगर टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ द वन ट्राइंगल proportional to the side of other triangle and their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। ओके, साइड ऑफ द वन ट्राइंगल मींस अगर दो ट्राइंगल है तो वो क्राइटेरिया आपका क्या कहलाएगा, साइड 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 सिमिलरिटी। इससे पीछे वाला क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहाँ पे अगर दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे हम एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। मान लीजिए दो एंगल ही आपके सेम हो करस्पॉन्डिंग, तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक, बिकॉज ट्राइंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर दो सेम है तो तीसरा भी 180 माइनस करके आप निकाल सकते हैं, सेम ही होगा। तो इसको बोला जाता है एंगल एंगल सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी आपकी होती है साइड साइड साइड। मान लीजिए दो ट्राइंगल्स के अगर रेशो सेम है, ओके, ए बी अपॉन डी ई, ए बी सी अपॉन ई एफ, सी एफ लेस देन 16.26 फिगर में आपको दिखा रखा है। ओके, तो अगर ये साइड जो है ए बी अगर डी ई के करस्पॉन्डिंग है, बी सी आपकी इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और अगर ए सी और इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब इन तीनों का रेशो अगर सेम है तो आप कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर इन, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर का बच्चा ये सिंबल होता है सिमिलर का, है ना। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। और तीसरा इसका एक और रूल होता है, दैट रूल इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। मतलब दो साइड्स के रेशो और उनके बीच का है। मतलब अगर आप ए बी और डी ई आपकी साइड है, तो दूसरी साइड आपकी अगर बी सी और ई एफ है, अगर इन दो का रेशो सेम है, ए बी अपॉन डी ई और बी सी, या इसने ए सी लिया हुआ है, ओके, इन्होंने ए सी लिया हुआ है तो हम भी ए सी ले लेते हैं। ओके, तो अगर ए बी अपॉन डी ई इसके ए सी अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब डी एफ, इन दोनों का अगर रेशियो बराबर है तो और उनका बीच का एंगल मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, तो ये दो सिमिलर है, ये दो सिमिलर है, तो इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो बस इसी ये सिमिलरिटी से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रूव करेंगे। तो यही था इस चैप्टर में, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक थ्योरम थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ आपको याद है। ओके, तो चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए दो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 में अगर लूँ और इसका कोऑर्डिनेट
x2 y2 अगर मैं लूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं बिकॉज ऊपर स्क्वायर है, प्लस प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। और एक सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पहले तो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आप मुझे बताइए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, ये वाई एक्सिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या, एक्स एक्सिस इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बात करूं, इसमें आपका हमेशा y जीरो होने वाला, y इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी इक्वेशन है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इसमें आपका हमेशा x जीरो होने वाला। अगर मैं कोई लाइन डालता हूँ यहाँ पे ये वाली, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखिए किसके पैरेलल है, y एक्सिस का, इसका हमेशा x सेम होने वाला है, तो x इज इक्वल टू a इक्वेशन होगी। अगर मैं लाइन ऐसे डालता हूँ तो इस येलो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये देखिए इस लाइन पे हमेशा आपका y सेम में रहने वाला है, तो y इज इक्वल टू सम b। ओके, इस तरीके से ये इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a, इसकी y इक्वल टू b। अब a प्लस भी हो सकता है, b प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर ये लाइन इस तरफ होती, ओके, तो x इक्वल टू माइनस से होता है। अगर ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह नीचे होती तो y इक्वल टू माइनस भी होता है। तो ये भी डिपेंड करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई, डिस्टेंस फार्मूला हो गया इसमें, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट है 4,3, ओके, तो 4 मतलब क्या है, 4 मतलब ये है 4, और 3 मतलब क्या है, मतलब ये जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कितनी, 3 यूनिट। और डिस्टेंस फ्रॉम द, ये आपकी वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इस पॉइंट की कितनी है, ये लेंथ कितनी है, दिस इज द लेंथ इज 4, 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज द 3 यूनिट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द 4 यूनिट्स, ओके, 4 यूनिट्स। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन आपको पता है 0,0, 4 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, और फिर आप उसको सॉल्व कर, है ना। ये 4 को हम बेसिकली एब्सिसा बोलते हैं, और 3 को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, है ना। इन सबसे बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहेंगे। ये देखिए ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला रहा, 2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह वगैरह, तो कोऑर्डिनेट दे देगा एक ट्रायंगल के, साइड ट्रायंगल के, उस ट्रायंगल का आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो आप तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आती है तो इक्विलेटरल, दो इक्वल आती है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, अगर तीनों ही इक्वल नहीं आती तो स्केलर। इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा होता है बच्चा सेक्शन फार्मूला। इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, कि मान लीजिए कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 आप ले रहे हैं, और x2 y2 आप दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एक C पॉइंट है, अभी C पॉइंट इन दोनों लाइंस को डिवाइड कर रहा है m/n में, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने को बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो सिंपल सा आपको ऐसा फिगर बना लेना है, और एक्स एन को आप एम को x2 से, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो एक्स की बात करेंगे, एम को आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, एन को आपको इधर मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे, एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m इंटू वाई वन, सॉरी y2, देखिए m इधर से मल्टीप्लाई होगा प्लस n इंटू वाई वन होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस आ जाते हैं। मान लीजिए अगर c, अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। अगर मिड पॉइंट है ए बी, अगर सी आपका मिड पॉइंट है तो सी के, और ये ए आपका x1 y1 बी x2 y2, तो मिड पॉइंट के केस में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, और y क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज मिड पॉइंट में ये 1:1 होगा, तो m और n की वैल्यू क्या होगी, 1 1, यहाँ पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब ये देखिए, ये a और
ये जो सी पॉइंट है ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर ये मान लीजिए पॉइंट बाहर होता, सी पॉइंट आउटसाइड होता, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, बस प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस, बाकी सारी चीजें सेम रहती। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखिए, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब हमने एम और एन लिए, इसने क्या लिया, इसने M1 M2 ले लिया, और स्पेशल केस वही आपका मिड पॉइंट वाला हो गया, है ना, मिड पॉइंट वाला। ओके, तो ये आपका दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन जो देगा, तीनों पॉइंट्स दे दिए और आपसे रेशो पूछा है, तो रेशो को आप M1 M2 मत लीजिए, जब भी ऐसा पूछे रेशो को आप क्या ले लीजिए, के रेशो वन, के रेशो वन, मतलब के और वन। आप तो ऐसे लाइन बनाइए, सिंपल सा पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि ए पॉइंट -6, 10, बहुत सिंपल हो जाता है इससे। आप एक हर्च अगर लिखते रहेंगे ना, लिख के अगर आप करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। और फिर ये आपका जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है -4, 6, अब इसको के रेशो वन दे दीजिए, के रेशो वन। बहुत सिंपल हो जाएगा आपका, फिर वो के की वैल्यू आ जाएगी, के का जो वैल्यू आएगा वही उसी रेशो में इसको आप डिवाइड करें, नहीं तो इधर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है M1 M2 करके। तो किस तरीके से निकालेंगे, बस एक के की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, -4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -4 के इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन के प्लस वन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 के प्लस -4 इज इक्वल टू 3 के -6, के को एक तरफ ले जाएंगे, -4 के -3 के इज इक्वल टू -6, 4 इधर आएगा तो +4 हो गया, तो -7 के इज इक्वल टू -2, तो के का वैल्यू क्या आ गया, 2/, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:7 रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे सेम ना, 2:7, के रेशो वन लेके करेंगे आसान। आगे चलते हैं, तो यही था, दो फॉर्मूले थे इसमें, एक ये सेक्शन फॉर्मूला था और एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ओरिजिन से आपको कोई भी डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, √x² + y², दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, और ये सेक्शन फॉर्मूले से ही आपका क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यही है इस चैप्टर